हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रूपनारायण असवाल आज आपके साथ में हूँ। आज हम चर्चा करेंगे बीए सेकेंड ईयर क्लासेस में जो इतिहास सब्जेक्ट है उसके बारे में हम चर्चा करने के लिए आए हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं पहले ही बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बीए सेकेंड ईयर इतिहास विषय को परीक्षा के दृष्टिकोण से राजस्थान विश्वविद्यालय ने 2 प्रश्न पत्रों में विभाजित किया है, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन कर लिया था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास नाम से वह प्रश्न पत्र था, और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह चर्चा होगी द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में। मैं आपको बता दूं कि जो द्वितीय प्रश्न पत्र आपके लिए रखा गया है वह भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मूल धाराएं नाम से यह प्रश्न पत्र रखा गया है। यह प्रश्न पत्र भी आपके लिए 100 अंक का निर्धारित किया गया है। 100 अंक आपके लिए इसमें निर्धारित किए गए हैं, और राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा इस द्वितीय प्रश्न पत्र को भी पूर्व के प्रश्न पत्र की भांति 3 सेक्शनों में विभाजित किया गया है। प्रथम सेक्शन जिसको ए नाम से पुकारा गया है, द्वितीय सेक्शन बी सेक्शन है, और तीसरा सेक्शन अपना है सी सेक्शन। तो इस तरीके से जो बीए सेकेंड ईयर इतिहास विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र है, सेकंड पेपर है, वह 3 चरणों में विभाजित है, ए, बी और सी। अब हम इस पे बारीकी से नजर डालने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए के अंदर जो हमारा प्रथम अध्याय होगा वह होगा संस्कृति का अर्थ। इस अध्याय में हम संस्कृति का क्या अर्थ होता है, किस तरीके से संस्कृति की प्रतिस्थापना हुई, और संस्कृति की मूल परिभाषाओं के बारे में जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा अपने अपने मत दिए गए हैं उसके बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। इसके बाद में फिर हम आगे चलते हैं, इसका विस्तृत स्वरूप जो है वो हम देखेंगे। भारतीय संस्कृति के प्रधान तत्व एवं विशेषताएं, भारतीय संस्कृति के प्रधान तत्वों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि संस्कृति के जो मूल तत्व है वो क्या क्या है, फंडामेंटल जो तत्व है उनके बारे में हम बारीकी से अध्ययन करेंगे, और जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है उसको हम फोकस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, उसका प्रचार प्रसार हुआ, और उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। जैसे निरंतरता है, सहिष्णुता है, व्यापकता है, सम्मिश्रणता है, प्राचीनता है, तो उनके बारे में हम बारीकी से अध्ययन करेंगे आने वाली कक्षाओं के अंदर। अभी हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बीए सेकेंड ईयर का आपका द्वितीय प्रश्न पत्र का ये सिलेबस जो कि आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं। और जो दूसरा अध्याय आपके लिए निर्धारित किया गया है वह धर्म एवं संस्कृति से रिलेटेड है। धर्म और संस्कृति एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू होते हैं, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आपको धर्म और संस्कृति को समझने के लिए जो भारत की प्राचीन धार्मिक स्थिति है और सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनके ऊपर फोकस करना होगा, जिसमें हमारे लिए सबसे पहला अध्याय है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म के बारे में और वैदिक संस्कृति को हम सम्मिलित रूप से समझते हुए इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हमारे पास में एक जो व्यवस्था सिलेबस में जो व्यवस्था की गई है बौद्ध धर्म के बारे में, जिसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इस तरीके से भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ, इसका प्रचार प्रसार हुआ, महात्मा बुद्ध के द्वारा किन परिस्थितियों में भारत का जो सनातन धर्म था, वैदिक धर्म था, या फिर हम ये कहें कि ब्राह्मण धर्म था, उसके विरुद्ध जाकर के उन्होंने अपना एक नवीन धर्म प्रतिस्थापित करने की क्या आवश्यकता हो गई थी, इन सब के बारे में हम व्यापकता से अध्ययन करेंगे आने वाली कक्षाओं में। इसके अतिरिक्त हम जैन धर्म के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैन धर्म का किस तरीके से प्रारंभ होता है, किन परिस्थितियों में प्रारंभ होता है, यह जो नास्तिक धर्म के रूप में हमारी भारतीय संस्कृति में प्रचारित और प्रसारित हुआ है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या सिद्धांत है, महावीर स्वामी का इसमें क्या योगदान रहा है, इन सब के बारे में और विभिन्न 24 तीर्थंकरों के बारे में हम इसके अंतर्गत
अध्ययन करेंगे। अगला जो आपके लिए अध्याय है वह है शैव धर्म। हम देखते हैं कि जो शैव धर्म है वह भारतीय संस्कृति की आधारशिला माना जाता है और हम यहाँ पर शैव धर्म के बारे में अध्ययन कर आपके आने वाली कक्षाओं में शैव धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो शैव धर्म को 4 विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है उनके बारे में भी हम आने वाली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। यह आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा वैष्णव धर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भारत के अंदर हुआ। भारतीय संस्कृति में वैष्णव धर्म और शैव धर्म किस तरीके से रचे बसे हैं वह आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हो, लेकिन अब हम इसे अध्ययन के दृष्टिकोण से बारीकी से इनकी विभिन्न शाखाओं को, राममार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा और विभिन्न इसके जो पहलू है उनको समझने का प्रयास आने वाली कक्षाओं में आपके साथ में करने जाएंगे। इसके बाद में हम अगले अध्याय के बारे में यदि हम बात करते हैं तो वह अध्याय हमारे पास में आता है भक्ति आंदोलन के रूप में। भक्ति आंदोलन मूल रूप से मध्यकाल का एक भाग है जो भारत का जो मध्यकालीन भारत रहा है उसमें एक मिश्रण काल या फिर धार्मिक पुनरुत्थान का काल हम इसको कह सकते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत में इस्लाम का किस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे। इस्लाम की क्या विशेषताएं हैं, इस्लाम धर्म के बारे में और उसकी बारीकियों के बारे में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके क्या सिद्धांत है वो सारा हम आने वाली कक्षा के अंदर इस अध्याय के अंतर्गत करने वाले हैं। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो आपके पास में बिंदु है या अध्याय है वो है सूफी मत। किस तरीके से सूफियाना अंदाज में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार किया गया और हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति का सम्मिश्रण करते हुए एक नवीन तरीके से धार्मिक क्षेत्र में हमें जो परिवर्तन देखने को मिलता है वह सूफी मत का प्रभाव रहा है, जिसका हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। इसके जो विभिन्न संप्रदाय है सूफी मत के, जैसे चिश्ती संप्रदाय है, कादरी संप्रदाय है, सुहरावर्दी है, नक्शबंदी आदि आदि के बारे में हम इसमें आपके साथ में अध्ययन करेंगे आने वाली कक्षाओं में। इसके बाद में जो अपने पास में जो बिंदु आता है या अध्याय आता है वो है उपनिषदों का चिंतन। उपनिषद बड़े महत्वपूर्ण है। उपनिषद चिंतन अपने आप में महत्वपूर्ण है, उपनिषद दर्शन अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए हम इसका बारीकी से आने वाली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। किस तरीके से आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, स्वर्ग, नरक आदि के बारे में जो इसमें चिंतन हमारे को मिलता है, दर्शन के बारे में वह हम और धर्म के बारे में उसका हम बारीकी से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में जो हमारे पास में है वो है गीता। गीता के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, लेकिन यहाँ हम इतिहास के दृष्टिकोण से भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे कि महर्षि कृष्णदेवराय वेदव्यास के द्वारा जो भगवत गीता की रचना की गई थी उस भगवत गीता का सार क्या है, उसकी विशेषता क्या है, धर्म के दृष्टिकोण से वह कितनी महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वह हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, आने वाली कक्षा में हम उसका अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये एक सेक्शन जिसको ए सेक्शन नाम दिया गया है वह आपका पूर्ण होता है। इसके बाद में फिर हम आगे चलते हैं जिसको हम सेक्शन बी के नाम से पुकारते हैं। इस सेक्शन बी के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जिसमें आपका है साहित्य एवं संस्कृति। साहित्य और संस्कृति के अंतर्गत हम साहित्यिक जो रचनाएं हैं जैसे रामायण है, महाभारत है और पुराण है, इन तीनों पे विशेष रूप से फोकस करेंगे, जिसको सिलेबस में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। वाल्मीकि के द्वारा लिखित रामायण, वेदव्यास के द्वारा लिखित महाभारत ग्रंथ और विभिन्न ऋषि मुनियों के द्वारा संग्रहित किए गए जैसे लोमहर्ष ऋषि और पुरुषप्रभा आदि के द्वारा ये पुराण का जो संकलन किया गया था, 18 जो पुराण हमारे हैं उनके बारे में और उनका जो महत्व है हमारे भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, हमारे भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि साहित्य के अंतर्गत आगे जो हमारा अध्याय रखा गया है वह है कालिदास और उसके बाद में जो अध्याय है वह है तुलसीदास। कालिदास जिसको कि भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, उनके द्वारा जो असीम साहित्यिक रचनाएं की गई है उनका हम आने वाली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे।
तुलसीदास ने किस तरीके से जनमानस से एक अवधी भाषा के द्वारा जो रामचरितमानस का अध्ययन किया, जो आज जन जन के मन में रची बसी हुई है, उसका भी हम हमारी आने वाली कक्षा में अध्ययन करेंगे। यह आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और रविंद्रनाथ टैगोर, कालिदास, तुलसीदास और रविंद्रनाथ टैगोर का क्या योगदान रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने ब्रिटिश काल में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था अपनी रचनाओं के दम पर, गीतांजलि बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। और विभिन्न इनके द्वारा लिखे गए पूरा बादल और इन विभिन्न रचनाओं के बारे में हम आने वाली कक्षा में अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं अगले अध्याय के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक संस्थाएं एवं संस्कृति। सामाजिक संस्थाओं के रूप में हम देखते हैं कि परिवार एक सामाजिक संस्था है, विवाह एक सामाजिक संस्था है। तो इस तरीके से जो विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हैं, समाज का एक परिवेश, कुल जो विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हैं, उनका हम इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं। आने वाली कक्षाओं में आपके साथ में आप बने रहोगे हमारे साथ और इसका भरपूर लाभ आप उठाते रहोगे। अगला जो अध्याय है वो है प्राचीन भारत के सामाजिक आदर्श। प्राचीन भारत के सामाजिक आदर्शों में मुख्य रूप से, वैसे तो आदर्शों में बड़ा व्यापक रूप से हम अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपके लिए सिलेक्टेड विषयों को ही लिया गया है, सिलेक्टेड बिंदुओं को ही यहाँ सम्मिलित किया गया है। वर्ण व्यवस्था के बारे में आपने कुछ चर्चा करनी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आश्रम व्यवस्था के बारे में हमें चर्चा करनी है। संस्कार के बारे में, जो 16 संस्कार है उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। पुरुषार्थ के बारे में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो चारों पुरुषार्थ है उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। इसके बाद में जो आपके लिए अध्याय की व्यवस्था की गई है वो 19वीं और 20वीं शताब्दी से संबंधित है। 19वीं और 20वीं शताब्दी से संबंधित जो बिंदु आपके लिए सम्मिलित किए गए हैं, यह आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम भी भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के मूल धाराएं है, अर्थात प्राचीन काल से लेकर के और अर्वाचीन काल तक, आधुनिक काल तक की जो प्रमुख विशेषताएं है, सांस्कृतिक इतिहास जो रिलेटेड है, उन सभी का हमारे सम्मिलित रूप से अध्ययन करना है। इसीलिए 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंतर्गत जितने भी सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं, जितने भी महापुरुषों के द्वारा व्यापक आंदोलन किए गए हैं, उनका हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आपका यह जो बी सेक्शन है वह कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं सी सेक्शन की ओर। अब हम कौन से सेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? सी सेक्शन में, जो कि आपके पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण सेक्शन माना जा सकता है। इसके अंतर्गत कला और संस्कृति को स्थान प्रदान किया गया है। संस्कृति और कला का एक प्रकार से जो जोड़ है, बेजोड़ है, जिसको आपको आने वाली कक्षाओं में हम समझाने का प्रयास करेंगे। भारतीय कला की विशेषताएं, भारतीय कला की क्या क्या विशेषताएं हैं, कला के जो विभिन्न 6 पहलू है उनके बारे में हम बारीकी से अध्ययन करेंगे और उनकी जो विशेषताएं हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। अब इन विशेषताओं में भी आपके लिए एक सिलेक्टेड व्यवस्था की गई है, जैसे मंदिर स्थापत्य कला की शैली। आपके लिए मंदिर स्थापत्य कला की जो शैलियां है, जैसे नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, वैसर शैली है, उनके बारे में हम इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसके बाद में आभू जो मंदिर स्थापत्य कला है, दिलवाड़ा के जो मंदिर है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। खजुराहो के बारे में, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उड़ीसा की जो स्थापत्य कला है, जो विभिन्न भवन आदि है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जैसे कोणार्क का मंदिर है। पल्लवकालीन जो शैली है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मंदिरों की जो शैलियां है, 4 शैली है, उसकी बड़ी महत्वपूर्ण शैली है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और चोल मंदिरों के बारे में हम बारीकी से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूं कि आप हमारे साथ में बने रहोगे तो निश्चित रूप से यहाँ जो बीए सेकेंड ईयर के अंदर प्रथम प्रश्न पत्र है और द्वितीय प्रश्न पत्र है, उनमें अच्छे मार्क्स ले आओगे और इस इतिहास की जो बेसिक समझ है वह भी आप में प्रॉपर रूप से आ जाएगी। अब हम बात करते हैं अगले अध्याय के रूप में काल के प्रभाव में चित्रकला।
चित्रकला को भी कला के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, क्योंकि संस्कृति का एक ये भी महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें पहला स्थान दिया गया है शैल चित्रकला को। हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आदि मानव के द्वारा कंदराओं के अंदर, गुफाओं के अंदर शैल चित्रकला का विकास किया गया और कहां-कहां पर इनका विकास हुआ और इनकी क्या-क्या विशेषताएं थी, इसका हम बारीकी से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में आपके लिए दूसरा जो प्रमुख अध्याय है चित्रकला के अंतर्गत वह अजंता चित्रकला है, जिस पे हम फोकस करेंगे। और फिर आता है आपका मुगल चित्रकला। मुगल चित्रकला में हम जो जहांगीर कालीन चित्रकला है, जिसको स्थापत्य चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, जहांगीर के काल को, उसको हम विशेष रूप से फोकस करते हुए किस तरीके से बाबर से लेकर के और औरंगजेब के काल तक चित्रकला का विकास हुआ और वह अवनति की ओर पहुंचा, पतन की ओर जो पहुंचा, उसका हम बारीकी से अध्ययन आने वाली कक्षाओं में करेंगे। इसके बाद में आपके जो अंतिम बिंदु या अध्याय रखा गया है वह विज्ञान से संबंधित है। विज्ञान और संस्कृति भी एक दूसरे का सम्मिश्रण है, इनके विज्ञान के बिना संस्कृति का विकास असंभव है। इसलिए विज्ञान का जो हम अध्ययन करेंगे उसके अंदर हमने प्राचीन कालीन हमारे जो आर्यभट्ट हुए हैं, जिन्होंने भारत की संस्कृति को काफी कुछ दिया है, उनके बारे में हम बारीकी से अध्ययन करेंगे, उनके विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। आर्यभट्टियम जो सिद्धांत उनका अध्ययन करेंगे, जीरो के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इन्होंने जो पाई का सिद्धांत दिया है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त जो विज्ञान है या वैज्ञानिक है, विज्ञान के जो प्राचीन काल के जो वैज्ञानिक है वराहमिहिर, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनके पंच सिद्धांतिक जो सिद्धांत है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, इनके द्वारा दिए गए विभिन्न सिद्धांतों का और विज्ञान के क्षेत्र में इनके अनुपम योगदान का हम आने वाली कक्षा में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में चरक का नाम आता है, जो कि एक आयुर्वेदाचार्य के रूप में हम इनको कह सकते हैं, जिनका बड़ा महत्व है और इनके द्वारा किए गए परीक्षण आज भी हमारे लिए लाभदायक है। और सुश्रुत, इसे ये जो कि सर्जन के रूप में जाने जाते हैं, उनके द्वारा दिए गए योगदान को हम आने वाली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आपका यह भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मूल धारा है, जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, बीए सेकेंड ईयर वाले जो छात्र है, विद्यार्थी है, बड़ी बारीकी से इस सिलेबस का अध्ययन कर ले, इस पाठ्यक्रम का अध्ययन कर ले, क्योंकि पाठ्यक्रम के अध्ययन के पश्चात ही आप प्रॉपर रूप से अपना अध्ययन प्रारंभ कर सकते हो। अगर आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में एक पाठ्यक्रम का सिलेबस का जो ढांचा है वह बैठ जाता है, तो आपके लिए अध्ययन करना आसान हो जाता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आने वाली कक्षाओं में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए तैयार रहिए और पाठ्यक्रम का निरंतर अध्ययन करके आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा।